बच्चों चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स। दूसरा लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का और इसके अंदर आप देखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर कि किसी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। तो जितने फैक्टर्स हैं उनमें से पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है कैटलिस्ट। तो टोटल मिला करके ये चार मेजर ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर कि किसी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। केमिकल काइनेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है, पहला ऑलरेडी हो चुका है। तो दूसरे लेक्चर में आप पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर कि रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा टेम्परेचर और चौथा कैटलिस्ट। तो बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। जनरली जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्टर होती हैं और कोवेलेंट रिएक्शन जो होती हैं वो स्लोअर होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोवेलेंट रिएक्टेंट जितने भी होंगे उनके अंदर बॉन्ड का डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, तो ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है, इसलिए फास्टर है। क्योंकि AgNO3 और NaCl दोनों कैसे रिएक्टेंट है? आयनिक रिएक्टेंट है। गॉट इट? लेकिन अगर तुमने इथाइल एसिडेट की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो इथाइल एसिडेट और वाटर ये दोनों क्या है? तो ये दोनों कोवेलेंट रिएक्टेंट है। सही है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कैसी होगी? स्लो। तो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव है या रिएक्टेंट कम रिएक्टिव है। बात करते हैं कंसंट्रेशन की कि आखिर रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। तो रेट को कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस दिखाने के लिए एक लॉ यूज़ होता है जो कि गुलबर्ग और वोगे ने दिया था। लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन और इस लॉ की मदद से आप निकालते हैं रेट। तो मान लो A का A मोल B के B मोल के साथ रिएक्ट करके C के C मोल और D के D मोल को बना रहा है। आपने रेट निकाली तो रेट किस पर डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन A पर और कंसंट्रेशन B पर। सही है। अब A के आपने कितने मोल इस्तेमाल किए? स्मॉल A, और B के कितने मोल इस्तेमाल किए? स्मॉल B। तो रेट हो गया क्या? रेट हो गया निकल करके कंसंट्रेशन A की पावर A और B की पावर B। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का आपने साइन हटाया और साइन हटाने के बाद अभी कांस्टेंट लगा लोगे, उसे आप बोलोगे रेट कांस्टेंट। गॉट इट? तो रेट जो है वो यहाँ पर डिपेंड कर रही है A की पावर A पर और B की पावर B पर। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। रिएक्शन की रेट को निकालने के लिए हमने रिएक्शन को देख करके रेट निकाला। सही है। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। अब इस तरीके से निकाला गया जो रेट है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सही है। द लॉ ऑफ मास एक्शन इज़ प्योरली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो ये कैसा कंसेप्ट है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यानी कि इस तरीके से निकाला गया जो रेट है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जो सही रेट होता है उसको बोलते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, और उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर जो रेट निकाला गया है उसकी वैल्यू को निकालना पड़ता है। सही है। तो जैसे मान लो A का A मोल B के B मोल के साथ रिएक्ट करके C का C मोल और D के D मोल बना रहा है। अब मान लो आपने इसका रेट निकाला तो रेट अब की बार डिपेंड कर रही है A की पावर मान लो अल्फ़ा पे और B की पावर बीटा पर। अब ये जो अल्फ़ा बीटा है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करे गए हैं। सही है। अल्फ़ा और बीटा क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करे गए हैं। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट। गॉट इट? क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट? आंसर इज लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। रेट हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में निकाली जाती है, तो आंसर हुआ है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट क्या होता है? तो आंसर है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट के अंदर रेट लॉ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बात करते हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। व्हाट आर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी एक रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ये इंक्लूड होते हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर बात करें, ऐसी रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शन दैट अकर इन अ सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे H2O2 ब्रेक करके H2O प्लस हाफ O2 के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है इसलिए एलिमेंट्री के अंदर आती है। सिमिलरली अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन एलिमेंट्री रिएक्शन है। सही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, यानी वो रिएक्शन जो होती है वो कई सारे स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। कई सारे स्टेप्स होंगे तो कुछ स्टेप्स में स्लो होंगे, कुछ होगा फास्ट। सही है। तो केवल एक ही स्लो स्टेप होता है उसके अंदर, बाकी सारे कैसे होते हैं? फास्ट स्टेप।
इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होता है वो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि 2NOH2 के साथ रिएक्ट करके N2 और H2O को बना रहा है। अब इस रिएक्शन की अगर आप मैकेनिज्म चेक करें तो स्टेप 1 के अंदर NOH2 के साथ रिएक्ट करके N2 + H2O2 बना रहा है। स्टेप 2 के अंदर H2O2 H2 के साथ रिएक्ट करके 2H2O बना रहा है। अब फर्स्ट स्टेप इसका स्लो है, सेकंड स्टेप इसका फास्ट है, दोनों रिएक्शन को हमने उसको ऐड कर दिया। जो स्लो स्टेप है वो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। किसी भी मैकेनिज्म का स्लो स्टेप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दैट इज़ RDS। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो ओवरऑल रेट आ गई निकल करके, ठीक है। अब जो रेट आई निकल करके वो कैलकुलेट होकर के आ रही है K कंसंट्रेशन NO की पावर 2 और H2 की पावर 1, यानी कि स्लो स्टेप के अंदर आने वाले जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन से हैं, एक NO है और एक H2 है। सिमिलरली NO2Cl 2NO2 + Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है स्टेप 1 के अंदर। NO2Cl NO2 और Cl के अंदर ब्रेक होता है। अगले स्टेप में NO2Cl का दूसरा मॉलिक्यूल Cl के साथ रिएक्ट करके NO2 + Cl2 बनाता है, सही है। अब ऊपर वाला जो स्टेप है वो है स्लो और नीचे वाला रिएक्शन कैसा हो गया, फास्ट। ऊपर वाले स्टेप के अंदर अगर आप देखो तो एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, अब नीचे वाले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो ऊपर वाला स्टेप हो गया स्लो यूनिमोलिकुलर और नीचे वाला रिएक्शन हो गया फास्ट बाईमोलिकुलर, सही है। दोनों रिएक्शन को लेकर ऐड कर दो तो फाइनल इक्वेशन आ गई। अब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ रहा है उसमें आप चेक करो तो केवल एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है किसका, NO2Cl का। तो रेट जो है वो केवल किस पर डिपेंड करेगी, NO2Cl पर डिपेंड करेगी। अब इस रिएक्शन के अंदर Cl जो दिख रहा है आपको, ये Cl क्या है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट, गॉट इट। अगले एग्जांपल में NO2 + CO के साथ रिएक्ट करके NO और CO2 को बना रहा है। सिमिलरली मैकेनिज्म इसकी देखी हमने, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप, ओवरऑल रिएक्शन ऐड करके ये आ गई। हमने इसका रेट निकाला तो रेट हो गया K कंसंट्रेशन NO2 की पावर 2, सही है। यानी स्लो स्टेप में जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दिख जाएँ तो उनका जो रेट है, ठीक है, वो रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाला जाता है। अगले एग्जाम्पल में आ जाओ तो अगले एग्जाम्पल के अंदर सेम स्लो स्टेप फास्ट स्टेप दोनों को लेकर ऐड किया मेन इक्वेशन, रेट आ गया निकल के K कंसंट्रेशन N2O5। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्लो फास्ट, स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं CLO नेगेटिव के 2, तो आंसर हो गया रेट इज K कंसंट्रेशन CLO नेगेटिव पावर 2, गॉट इट। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये हुआ कि अगर रेट निकालनी है तो मैकेनिज्म के स्लो स्टेप की जानकारी होनी चाहिए। मैकेनिज्म का स्लो स्टेप आइडिया में होगा, रेट कैलकुलेट हो जाएगी, गॉट इट। तो स्पीसीज एज अ प्रोडक्ट इन वन स्टेप एंड इज कंज्यूम्ड इन अ सब्सिक्वेंट स्टेप इज कॉल्ड, आंसर इज इंटरमीडिएट। ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन के बीच में बनती है एक स्टेप के अंदर, अगले स्टेप में कंज्यूम हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन का इंटरमीडिएट। स्लो स्टेप मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। द स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Reaction which take place in several steps are called, answer is complex reaction. The step-wise description of reaction is called, answer is mechanism. पूरी रिएक्शन का स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन जो देता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, व्हाट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब क्या है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम आपका करना है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे रेट लॉ का एक्सप्रेशन बनाया, A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा निकाला था, अल्फा प्लस बीटा का आप जो सम करोगे वो सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। यानी रेट लॉ के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का आपको सम निकालना है, वो सम आपको क्या बताएगा, ऑर्डर, सही है। तो जैसे कि रिएक्शन लिखी हुई है, आपने इस पर रेट लॉ निकाला तो रेट लॉ आया A की पावर A और B की पावर B, तो ये जो A + B का सम है ये बताएगा आपको ऑर्डर। रिप्रेजेंट किससे कर दिया, N से, सही है। K क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, सही है। जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन, ये एग्जांपल किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का। अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑर्डर की कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। H2O2 का डिकम्पोजिशन हुआ, अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस हुआ, ये सारी किस में आती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस में आती हैं। अब ये कुछ एग्जांपल हैं सेकेंड ऑर्डर के अंदर, जैसे कि HI का डिसोसिएशन NOO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। ये कुछ एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर की। ये कुछ एग्जांपल है फ्रैक्शनल ऑर्डर का। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर के अंदर रेट हो गया K कंसंट्रेशन CH3CHO की होल पावर कितनी आ रही है, 3/2, यानी ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। सिमिलरली इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 1.5।
यहाँ चेक करो CaCl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5। अमोनिया का डिसोसिएशन प्लैटिनियम सरफेस पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया का डिसोसिएशन प्लैटिनियम सरफेस पर, आंसर इज 0 ऑर्डर। जब भी किसी कंपाउंड का डिसोसिएशन किसी मेटल की सरफेस पर होता है तो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 0 होता है, सही है। तो रेट अगर आप निकालते हो तो ये हो गया माइनस का dx/dt, तो वैल्यू हो जाएगी K कंसंट्रेशन H3 की पावर 0, यानी कि 0 ऑर्डर के केस के अंदर रेट कांस्टेंट और रेट की यूनिट जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पर, सही है। कौन से केस में? 0 ऑर्डर के केस में, ठीक है। जितनी भी कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं वो सब किस में आती हैं? 0 ऑर्डर के अंदर आती हैं। जैसे प्लेटिनियम की सरफेस पे हो जाए, गोल्ड की सरफेस पे हो जाए, सब 0 ऑर्डर के अंदर आती हैं। ओजोन का डिसोसिएशन ये नेगेटिव ऑर्डर का एग्जांपल है। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में यहाँ ऑर्डर कितना होता है? -1। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओजोन का डिसोसिएशन, ठीक है, अगर निकालते हैं तो इसका जो ओवरऑल ऑर्डर आता है वो तो 1 आता है, क्योंकि 2 - 1 कितना आएगा? 1। लेकिन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में यहाँ ऑर्डर कितना होता है? -1। तो इससे ये समझ में आ गया कि ऑर्डर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, सही है, कुछ भी हो सकती है ऑर्डर की वैल्यू। ऑर्डर किससे डिटरमाइन होगा? एक्सपेरिमेंट से। जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द वैल्यूज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? सारी हो सकती हैं, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शनल, कुछ भी। उसके बाद रेट इज टू K कंसंट्रेशन H2O2, H2O2 की पावर कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 1, सही है, क्योंकि H2O2 का डिसोसिएशन क्या बोला था? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। द रिएक्शन हैविंग ऑर्डर इक्वल टू 3, आंसर इज थर्ड ऑर्डर। ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर 3 होता है उन्हें क्या बोलते हैं? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी? तो मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है किसी एक गिवन स्टेप के अंदर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिवली टकरा करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी के अंदर जैसे कि N2 3H2 के साथ रिएक्ट करके 2 अमोनिया बना रहा है। अब इसका रेट अगर निकालें तो रेट के टर्म में अगर बात करें तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई इसकी? 4, सही है। ऐसी H2O2 का डिसोसिएशन, अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन, ये सब कैसी हैं? इनका मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 1, तो क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। HI का डिसोसिएशन, NO का फॉर्मेशन, NO का O3 के साथ रिएक्शन, ये सब कैसी हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सही है। सबसे नीचे वाली 2NO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये कैसी हो गई? ट्राई मॉलिक्यूलर। यानी कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली एक ही स्टेप में टकरा करके प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये चीज़ कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ना नेगेटिव होती है ना फ्रैक्शनल होती है। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शनल और नेगेटिव, सही है। जबकि ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है, सही है। मॉलिक्यूलरिटी को आप रिएक्शन को देख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। इनमें से मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यूज़ क्या हो सकती है? तो ना तो 0 होती है, ना नेगेटिव होती है, ना फ्रैक्शनल होती है, तो आंसर डी हुआ। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है ये। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ट्राई मॉलिक्यूलर? आंसर इज 3। बात करते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो ये कि ऑर्डर जो होता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर के सम के इक्वल होता है रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो लॉ ऑफ मास सेक्शन से जो इक्वेशन निकाली जा रही है उसके अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उनका सम करके निकाला जाता है। यानी ऑर्डर आप देख करके पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी देख करके पता लगाई जा सकती है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, सही है। इट इज़ थियोरेटिकली वैल्यू वैलिड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज़ अ थियोरेटिकल वैल्यू वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर की वैल्यू 0, फ्रैक्शनल, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक पॉजिटिव होल नंबर के अंदर होगी, इसकी वैल्यू 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जबकि मॉलिक्यूलरिटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यानी टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑर्डर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड नहीं करती है। ऑर्डर से आपको रिएक्शन के रेट की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आपके पास अगर मॉलिक्यूलरिटी गिवन हो तो उससे आप रिएक्शन का रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर द ऑर्डर इज गिवन बाय स्लो स्टेप एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप इज टेकन एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। गॉट इट? दिस इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। MCQ में आई है, इफ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2 देन द रिएक्शन इज सेड टू बी, आंसर इज
बाईमोलिकुलर. द सम पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, आंसर इज ऑर्डर. रिएक्शन विद मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 आर वेरी रेयर. सही है. किसी भी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी जो आ रही है वो अगर 3 से ज़्यादा आ रही है तो रिएक्शन किस में कंसिडर करी जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर. सही है, ध्यान रखना ये बात. अगर किसी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा आती है तो वो रिएक्शन किस में इंक्लूड होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर. डैश एंड डैश आर थ्योरेटिकल कंसेप्ट. तो आंसर इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड मॉलिकुलरिटी. लॉ ऑफ मास एक्शन और मॉलिकुलरिटी दोनों कैसे कंसेप्ट हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं. बात करते हैं रेट कांस्टेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक. रेट कांस्टेंट और उसके क्या कैरेक्टर्स हैं. तो रेट कांस्टेंट यानी कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. तो रेट इसका हमने निकाला रिएक्शन का, a टू द पावर अल्फा और b टू द पावर बीटा आ रहा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइड आया, कांस्टेंट लगा दिया k. ये बन गया रेट का एक्सप्रेशन. जो k है इसका नाम है रेट कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट. अब इसकी यूनिट अगर निकालेंगे तो रेट को कंसंट्रेशन a और कंसंट्रेशन b से डिवाइड करेंगे. सही है. अब अगर a और b दोनों की कंसंट्रेशन को हम 1-1 कर दें तो ऐसी सिचुएशन के अंदर k का आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, रेट के. तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रेट कांस्टेंट न्यूमेरिकली रेट के इक्वल होता है जब कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट का हम कितना ले लें, 1 मोल पर लीटर ले लें. यानी रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर. अब रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात कर रहे हैं अलग अलग टाइप के ऑर्डर के लिए. सही है. तो जीरो ऑर्डर के लिए a टू द पावर 0 कर दो, यानी रिएक्टेंट के टर्म में वैल्यू 0 कर दो, तभी तो ऑर्डर 0 बोलोगे. तो यहाँ पर रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, बराबर. गॉट इट. यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट के इक्वल आ रही है तो ऑर्डर कौन सा होता है, हमेशा 0 होता है. सही है. जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड. सही है. नेक्स्ट बात करते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर की. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k a की पावर 1 कर दिया, तो k की यूनिट आप निकालेंगे तो k की यूनिट आएगी यहाँ से पर सेकंड, यानी कि पर टाइम. यानी कि k की यूनिट अगर पर टाइम आ रही है, पर सेकंड आ रही है, पर मिनट आ रही है, पर आवर आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए. तो सेकेंड ऑर्डर के लिए k a की पावर 2 हो गया. सही है. रेट की यूनिट लगा दी तुमने मोल पर लीटर पर सेकेंड. सही है. और कंसंट्रेशन a हो गया मोल पर लीटर की होल स्क्वायर. तो k की यहाँ से तुमने यूनिट निकाली, तो यूनिट आ रही है लीटर पर मोल पर सेकंड. तो जब भी k की यूनिट लीटर पर मोल पर सेकंड आती है तो ऑर्डर कौन सा होगा, सेकंड. सही है. सिमिलरली अगर k की यूनिट आती है निकल करके लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, तो ऑर्डर कौन सा होगा, थर्ड. गॉट इट. दिस इज थर्ड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर के लिए k की यूनिट लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड. किसी भी nth ऑर्डर के लिए जब भी निकालना हो तो k की यूनिट को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो. क्या है सिंपल सा फॉर्मूला, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड. क्या है फॉर्मूला, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड. इसमें n क्या चीज़ है, ऑर्डर. n क्या चीज़ है, ऑर्डर. सही है. तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब चाहो तो फोर्थ ऑर्डर के लिए निकाल के चेक कर लो, n की वैल्यू को इसमें क्या पुट कर दो, 4. सही है. कैलकुलेट होकर के आंसर आ जाएगा. तो हमने जो सीखा वो ये कि जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट आती है k की, वो आती है मोल पर लीटर पर सेकंड. सॉल्यूशंस में गैस के अंदर क्या करोगे, मोल पर लीटर को हटा करके atm या बार कर देना बस खाली, तो यूनिट आ जाएगी atm पर सेकंड. फर्स्ट ऑर्डर के लिए आती है पर सेकंड. सेकंड ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड. सही है. लीटर पर मोल पर सेकंड. और थर्ड ऑर्डर के लिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड. ऐसे ही सिमिलरली nth ऑर्डर के लिए. गॉट इट. अब रेट कांस्टेंट के क्या करेक्टर हैं. तो रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्शन का अल्टीमेटली रेट मेजर करता है. अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर वैल्यू कम आ रही है तो रिएक्शन अपने आप ही स्लो हो जाएगी. यानी k की लार्जर वैल्यू फास्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलर वैल्यू स्लो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अब अलग अलग रिएक्शन की जो k की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि k की वैल्यू डिपेंड करती है 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, एक टेम्परेचर पर और कैटलिस्ट पर. द वैल्यू ऑफ k चेंजेस विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर. रेट कांस्टेंट वैसे तो कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट होता है, लेकिन जीरो ऑर्डर के केस के अंदर ये इंडिपेंडेंट होता है. क्वेश्चन में आ जाओ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, आंसर इज सेम, रेट के इक्वल, आंसर इज मोल पर लीटर पर सेकेंड. रेट कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, रेट कांस्टेंट का और क्या नाम है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको. k इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर, आंसर इज
के कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर कौन सा होता है? आंसर इज जीरो ऑर्डर। यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन इज, थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट बतानी है। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है? गैसियस रिएक्शन के लिए तो गैस के लिए एटीएम का यूज़ करोगे ना, तो आंसर हो गया एटीएम पर एटीएम स्क्वायर पर सेकेंड। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें ख़ास बात यह है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होगी। ज़ीरो ऑर्डर के केस के अंदर जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उस रिएक्टेंट का अपने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो आपने अज्यूम किया CR, तो रेट जो है वो डिपेंड करेगी CR की पावर n पर। रेट हो गया K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n, K क्या है? रेट कांस्टेंट। अब ज़ीरो ऑर्डर के लिए इसमें n की वैल्यू का आप कर दो 0, तो रेट जो हो गया वो हो गया K के इक्वल। रेट हो गया K के इक्वल। अब रेट का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट के टर्म में माइनस का डी CR अपॉन dt, और ये जो माइनस का डी CR अपॉन dt है ये रेट के इक्वल है, और रेट की वैल्यू ज़ीरो ऑर्डर के लिए K के इक्वल होती है। तो माइनस का डी CR की जो वैल्यू हो गई वो हो गई K dt के इक्वल। अब आपने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। तो आपने डी CR को इंटीग्रेट किया C0 से CT तक, यानी इनिशियल से T टाइम के लिए इंटीग्रेट किया। K dt को इंटीग्रेट किया 0 से T। इसमें C0 का मतलब है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और CT का मतलब है T टाइम बाद रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन बची है, यानी कि लेफ्ट कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसके अंदर ये वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेशन से K बाहर आ गया, और डी CR का जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया CR। इसको पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने पर इक्वेशन आ गई निकल करके, K की इक्वेशन आ गई C0 माइनस CT अपॉन T। तो ये आ गया निकल करके आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस इक्वेशन के अंदर C0 माइनस CT की वैल्यू आ रही है KT के इक्वल, तो CT की आपने वैल्यू निकाल ली और इस इक्वेशन को आपने कंपेयर कर लिया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो जैसे आप इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, ठीक, तो x के अंदर आपने t को प्लॉट किया और y के अंदर आपने ct को प्लॉट किया। ठीक है, तो ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है c वो रिप्रेजेंट करेगा C0 को। सही है, y और x का मतलब हाउ फार लॉन्ग और y का मतलब हाउ फार अप ग्राफ के अंदर। ठीक है, और m का क्या मतलब है? ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो आपने टी टाइम बाद जो कंसंट्रेशन बची है उसका टाइम के साथ जैसे कर्व निकाला, ठीक, तो उस ग्राफ का जो स्लोप आया, उस ग्राफ का स्लोप जो है वो माइनस के इक्वल होता है ज़ीरो ऑर्डर में, और ग्राफ का इंटरसेप्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन को। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा तरीका ट्रायल एरर मेथड के अंदर रखा जाता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड मेथड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो होती है वो होती है माइनस का डी CR बाई dt इज इक्वल्स टू K के इक्वल, यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ n इन द जनरल रेट लॉ इज़, तो n की वैल्यू होती है ज़ीरो ऑर्डर के अंदर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो निकल करके आती है वो है आपके पास K इक्वल्स टू C0 माइनस CT अपॉन T, यानी कि फर्स्ट वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर टाइम T। आंसर इज CT। ठीक है, द प्लॉट ऑफ CT वर्सेस T इन ज़ीरो ऑर्डर, द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ज़ीरो ऑर्डर में किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस के K को। अब आपके पास आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने निकाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, आपने उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो अज्यूम कर ली वो कर ली CR, तो रेट हो गया CR की पावर n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया, कांस्टेंट लगा दिया,
के क्या है, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो एन की वैल्यू को आपने कितना पुट कर दिया, 1, तो रेट हो गया के इंटू सी आर। ठीक है, अब आपने रेट की जगह रिप्रेजेंट कर दिया माइनस का डी सी आर अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हो गई के सी आर के इक्वल। अब आप डी टी को कर दो के की तरफ और सी आर को कर दो डी टी की जगह। ठीक है, तो अब आप ये चेक करो कि ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ रही है, सही है, इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर जो रेट है वो डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो आपने जैसे इसे इंटीग्रेट किया तो आपके पास इंटीग्रेट करने पर इक्वेशन आ गई। इसमें डी सी आर अपॉन सी आर का इंटीग्रेशन हो गया नेचुरल लॉग सी आर, इसकी वैल्यू हो गई माइनस का के टी प्लस आई, आई का मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो एट टी इक्वल टू 0 पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो सी नॉट के इक्वल होगी। सी नॉट क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू आप उठा के उसमें पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हो गई नेचुरल लॉग सी नॉट। इक्वेशन आ गई नेचुरल लॉग के अंदर, नेचुरल लॉग सी आर माइनस का के टी प्लस नेचुरल लॉग सी नॉट। अब आपने नेचुरल लॉग को वन साइड ले लिया तो के की वैल्यू आ गई 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग सी नॉट अपॉन सी आर। अब इसे बेस 10 में आपने कन्वर्ट किया, लॉग बेस 10 में इसे आप कन्वर्ट करोगे तो इक्वेशन आ गई के की निकल करके 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन सी आर। सी नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और सी आर का मतलब कंसंट्रेशन लेफ्ट। तो ये आ गया निकल करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपने नेचुरल लॉग सी आर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग सी नॉट इक्वेशन आ रही है उसे कंपेयर किया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो वाई एक्सेस में नेचुरल लॉग सी आर आ गया, ग्राफ का स्लोप हो गया माइनस के इक्वल। एक्स में आप प्लॉट करोगे टी को और ग्राफ का जो इंटरसेप्ट हो गया वो हो गया नेचुरल लॉग सी नॉट के इक्वल। तो ये जो ग्राफ आया वो आया नेचुरल लॉग सी आर वर्सेस टी का। तो नेचुरल लॉग सी आर वर्सेस टी का जो ग्राफ आता है उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल, और ग्राफ का इंटरसेप्ट नेचुरल लॉग सी नॉट के इक्वल। ये नेचुरल लॉग है, लेकिन अगर आप लॉग का ग्राफ प्लॉट करोगे, सही है, तो अगर आप लॉग सी नॉट अपॉन सी आर की वैल्यू निकालते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के टी अपॉन 2.303। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो लॉग सी नॉट अपॉन सी आर वर्सेस टाइम का, तो इस सिचुएशन के अंदर इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपकी बार पॉजिटिव होगा और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन 2.303, और ग्राफ का इस केस में इंटरसेप्ट नहीं होगा कोई भी। लेकिन अगर आप केवल और केवल लॉग सी आर वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करते हो तो उस सिचुएशन में ग्राफ का स्लोप होगा माइनस का के अपॉन 2.303 और ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होगा वो देगा आपको लॉग सी नॉट की वैल्यू को। सही है, सिमिलरली आप सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन को इंटीग्रेटेड मेथड से निकाल सकते हैं। जिस तरह से आपने फर्स्ट ऑर्डर का निकाला वैसे ही आप सेकेंड ऑर्डर का निकाल सकते हैं। तो ये आ गई निकल करके सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। गॉट इट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होगी। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या हुआ आपके पास, सी, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन सी आर। ऊपर क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे क्या होता है लेफ्ट कंसंट्रेशन।